हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम वेव ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन। आज आप इस वीडियो को देखें और आपको पूरा वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट का फील आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो भी बच्चा सीबीएसई का है, सीबीएसई के एग्जाम बस बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपके लिए मैंने पूरी सीरीज चलाई है, जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। एक चैप्टर के 40-40, 50-50 पीवाईक्यूज करा रहे हैं। उतना करने के बाद आप ये पाएंगे 50-60% पेपर आपका एग्जैक्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। सर बाकी के 40% है, क्या होगा? बाकी का 40% जो है उसके लिए आप हमारा जो सैंपल पेपर है उसको प्रैक्टिस करें, है ना। क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज में आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे और सैंपल पेपर में आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसा एग्जैक्टली सीबीएसई पूछती है। इसके अंदर आपको अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन, रीजन सब कुछ मिलेगा। जो बच्चा सैंपल पेपर लगा लेगा पीवाईक्यू सीरीज के साथ, आप उसका जो है ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो हमारा जो एडुकार्ड का जो सैंपल पेपर है, आप इसको ऑर्डर करने की जो लिंक है ये इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है। जरा भी लेट नहीं होना, अच्छे से जो है इसको प्रैक्टिस करो, ऑर्डर कर दो अभी। और आज हम इस वीडियो में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कैसे बिहेव करती है, लाइट किस चीज से मिलकर के बनी हुई है ना। ये सारी बातें क्लियर। तो ऑप्टिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें लाइट रे के फॉर्म में आगे बढ़ती है, क्लियर है। और हमेशा स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ही हम बताते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसके अलावा ये है दूसरी जो ऑप्टिक्स की जो ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें ये माना जाता है कि लाइट वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि लाइट देखो भाई बैंड भी होती है। इसमें लाइट का वेव नेचर हमें एक्सप्लेन करा जाता है, क्लियर है। टेक चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स में आपको लाइट की कुछ थ्योरीज पढ़नी है। एक्चुअल में लाइट कैसे मिलकर के बनी है, इसके पीछे काफी सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, मेहनत की, और तब जाकर के हमें धीरे धीरे आज जो कुछ भी वो पता पड़ पाया, क्लियर है। हालांकि आज हम जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, आज हम जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कुछ जगहों पर ये अपना पार्टिकल नेचर भी शो करती है, लेकिन तब तो नहीं पता था, आज से 200-500 साल पहले। तो तब से कुछ थ्योरीज बनी, उन थ्योरीज को हमें पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन के हिसाब से, मैंने कहा न्यूटन के हिसाब से, ऐसा है नहीं, न्यूटन के हिसाब से जो है लाइट कॉर्पसल से मिलकर के बनी है। कॉर्पसल्स का हिंदी मीनिंग होता है छोटी छोटी बॉल्स, जिसको हमने बोला है टाइनी बॉल्स। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट कॉर्पसल से मिलकर के बनी है। कॉर्पसल जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, कभी जाते हैं किसी मीडियम में टकराते हैं तो लौट के आ जाते हैं, है ना। चलिए दूसरी बात, उसने कहा कि लाइट जब भी किसी बल्ब से, जैसे मान के चलो कोई बल्ब है या कोई भी लाइट का सोर्स है, तो उसमें जो लाइट निकल रही है, तो न्यूटन कह रहे हैं कि उस सोर्स से एक्चुअल में क्या निकल रहे हैं, कॉर्पसल्स निकल रहे हैं, और ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए इसके बाद उसने कहा कि जो आप देखते हैं लाइट का अलग अलग कलर देखते हैं, तो कहा कि कॉर्पसल्स जो है ये अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, इसलिए लाइट का अलग अलग कलर देखने को मिलता है। न्यूटन ने यह भी कहा, देखो जैसे कॉर्पसल का मतलब छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, तो न्यूटन ने कहा जैसे अगर आप एक बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो टकरा के ऐसे चली जाएगी, है ना। तो देखो लाइट का भी ऐसा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से उसने एंगल ऑफ तो इस प्रकार से उसने जो है रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। न्यूटन ने कहा देखो, अगर आप बॉल को सीधी फेंकते हो तो जैसे कोई भी साधारण बॉल टकरा के सीधे आ जाती है, बोला ऐसे लाइट भी लौट के आ रही है। इसका मतलब देख रहे हो कि लाइट बॉल से यानी कि कॉर्पसल से मिल करके ही बनी है। लेकिन बहुत सारी चीजों को न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्लियर है। तो ये इसके लॉसेज हो गए, या कहें डीमेरिट हो गए, या कहें लिमिटेशंस हो गए, है ना। चलिए तो नोट पॉइंट में डाल दिया कि ये थ्योरी बस क्या एक्सप्लेन कर पाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये थ्योरी पूरी तरह से फिर गलत साबित हो गई न्यूटन की। हाइजन की वेव थ्योरी को समझेंगे। देखो आज हमें पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये बात हमें मैक्सवेल ने बताई सबसे पहले, है ना। लेकिन उनसे भी पहले हाइजन एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये अंदाजा लगाया कि लाइट एक्चुअल में वेव है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बस उन्होंने कहा कि लाइट वेव है, ठीक। तो उस समय जो वो सोच पाए वो उन्होंने बताने की कोशिश करी। तो हाइजन ने कहा कि देखो भैया, लाइट वेव है, जिस प्रकार से हर वेव को
आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से लाइट को भी आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर है, क्योंकि तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से हर वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लाइट को भी चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि लाइट भी एक इमेजिनरी मीडियम में ट्रेवल करती है, वो मीडियम जो पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैला हुआ है। हालांकि वो मीडियम इतना थिन है, इतनी लो डेंसिटी वाला है कि कभी वो हमें फील नहीं होता और कभी हम उसको महसूस नहीं करते, लेकिन वो मीडियम है। और ऐसे मीडियम को हाइजन ने नाम दिया ईथर। ठीक है, तो उसने कहा जैसे पानी में डिस्टरबेंस करने से वेव बनती है ना, इसी प्रकार से उसने बताया कि कोई भी लाइट का सोर्स इस ईथर में डिस्टरबेंस करता है और इस ईथर में वेव बनती है और ये लाइट आगे बढ़ती है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी एक्सप्लेन करी, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो हाइजन की थ्योरी है, इसने रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन जैसे फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेना को ये थ्योरी एक्सप्लेन करने से चूक गई, वो नहीं कर पाई। क्लियर है, ये इसके अकॉर्डिंग लाइट कैसे आगे बढ़ती है वो भी हम समझेंगे। लेकिन हाइजन थ्योरी के कुछ फेलियर पॉइंट थे। क्या फेलियर पॉइंट थे? हाइजन ने कहा कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव वो होती है जो मीडियम में ऐसे कंप्रेशन रेयर फैक्शन ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे जैसे साउंड ट्रैवल करता है। लेकिन ये बात बाद में गलत साबित हुई। ये लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है ना। चलिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाइजन की इस थ्योरी के हिसाब से लाइट की जो स्पीड है ये डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है जैसे कि साउंड की होती है, और रेयरर मीडियम में कम होती है। लेकिन बट इट इज नॉट ट्रू। ट्रू क्या है भाई? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम है। लेकिन हाइजन ने इसका उल्टी बात बताई। क्लियर है, आगे हम ये पढ़ेंगे कि हाइजन के हिसाब से लाइट कैसे ट्रेवल करती है। क्लियर है नाउ, तो हाइजन ने लाइट के प्रोपेगेशन के लिए, यानी कि लाइट के आगे बढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट। तो हाइजन ने कहा कि लाइट एक्चुअल में जो है ये वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। वेव फ्रंट क्या होता है आप इसको समझो। जैसे आप पानी में कोई पत्थर गिराते हैं तो इस तरह से जो लहर बनती है ना, ये पानी का एक पूरा सर्कल, इसी को आप वेव फ्रंट कह सकते हैं। इस वेव फ्रंट की खासियत ये होती है, इस वेव फ्रंट की खासियत ये होती है कि इस पॉइंट पे, इस पूरे घेरे में या तो पानी ऊपर जा रहा होगा या पानी नीचे जा रहा होगा। सभी पार्टिकल्स एक साथ नीचे जाएंगे, सभी पार्टिकल्स एक साथ ऊपर आएंगे, ऐसा ही होता है। तो इस घेरे को ही उन्होंने वेव फ्रंट कहा। तो वेव फ्रंट एक्चुअल में अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो वेव फ्रंट क्या हो गया? वेव फ्रंट एक ऐसा घेरा है जहां पर सभी पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, है ना। तो आप समझो, इसको हमने फिजिक्स की भाषा में क्या कहा? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस। लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, है ना। लोकस क्या है? लोकस का मतलब कलेक्शन है सभी पॉइंट्स का। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल। ऐसे सभी पार्टिकल्स का घेरा है, ऐसे सभी पार्टिकल्स का कलेक्शन है जो कि एक साथ सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेज में, यानी कि एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया? नॉर्मल टू द वेव फ्रंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और अगर हम इस दीवार पे, अगर हम इस घेरे पे एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट या नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये हमें डायरेक्शन देती है रे की, यानी कि लाइट रे की डायरेक्शन पता करनी है तो इस वेव फ्रंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, है ना। मतलब ये वेव फ्रंट अगर चारों डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो चारों डायरेक्शन में लाइट आगे बढ़ रही है। तो यहां से एक नियम बना लीजिए कि जिस डायरेक्शन में रे होगी उसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें वेव फ्रंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेव फ्रंट मिल जाएगा। बताओ जरा, समझ में आया? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हाइजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, जो हर बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हर बोर्ड के लिए। देखो, हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी में यह बताया जाता है कि लाइट एक्चुअल में किस तरीके से वेव फ्रंट फॉर्म करती है। क्लियर है? तो देखो, जैसे कि आपने पढ़ा अभी जाना कि जैसे पानी का जो घेरा बनता है, उस घेरे में हर पॉइंट पे पार्टिकल जो है या कहीं वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से हाइजन ने यह समझाया कि एक वेव फ्रंट पे हर एक पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है और ये पार्टिकल अपनी खुद की एक वेव बनाता है, छोटी सी, है ना। और इस छोटी सी वेव को हम वेवलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट कहते हैं। यही चीज लिखी गई, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, किसी गिवन वेव फ्रंट पे हर पार्टिकल या कहें कि हर एक पॉइंट किस तरह से एक्ट करता है? फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करता है, अपनी खुद की वेव बनाता है और इस वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट या सिंपल वेवलेट कहते हैं।
क्लियर है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमें यहां पे समझना है। सेकंड पॉइंट में देखो क्या दिया जा रहा है, यहां पर लिखा है टेंजेंट ड्रॉन ऑन, मतलब ये जो वेवलेट्स आप देख रहे हैं, अगर हम इन वेवलेट पे टच होती हुई सरफेस ड्रॉ कर देंगे, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो टेंजेंट है ये हमें नए वेव फ्रंट जो है बना करके देगा, यानी कि इस टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें एक नया वेव फ्रंट मिलता है। क्लियर, क्या दिखा है देखो, टेंजेंट ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेंजेंट हमेशा कहां ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बाहर की ओर। क्यों सर, क्योंकि लाइट भी तो बाहर की ओर ही आगे बढ़ती है, कभी लाइट सोर्स की ओर थोड़ी ना जाती है। क्लियर, तो टेंजेंट ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन सेकेंडरी वेवलेट गिव्स न्यू वेव फ्रंट, क्या देता है, नया वेव फ्रंट हमें बना के देता है। क्लियर है, ये चीज हमें समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद क्या है, यहां पर एक और चीज लिखी गई कि यदि मीडियम होमोजीनियस है, एक जैसा मीडियम है ना, तो फिर जो वेवलेट की स्प्रेड होने की जो स्पीड है यार एक डायरेक्शन में सेम है। क्लियर, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बच्चा इसको अच्छे से पढ़ के जाए। क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वेव फ्रंट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। मैंने आपको समझाया कि लाइट रे पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वेव फ्रंट मिल जाएगा। पहला जो वेव फ्रंट है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट का जो सोर्स है ये पॉइंट सोर्स है, ठीक, तो लाइट रे कुछ ऐसे निकलती है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें मिल गया वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट चारों ओर होगा, इसलिए ये स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल, 3D में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट। यदि लाइट रे पैरेलल आ रही हो, या मैं यूं कहूं कि जो लाइट का सोर्स है वो इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल होती है, तो जो वेव फ्रंट हमें मिलता है ये प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। कैसा, प्लेन वेव फ्रंट। तो जब सोर्स इन्फिनिटी पर है तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलता है सर, जब लाइट का जो सोर्स हो ये लीनियर हो, मतलब इस तरीके का हो। ठीक, तो इससे जो लाइट रे होंगे वो चारों ओर जाएंगे इस तरीके से, और इन लाइट रे पर जब हम इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया, इन तीनों को याद रखेंगे। अभी देखिए दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं पहले में प्रूव करना है, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन वेव थ्योरी, यानी कि वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई मतलब आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। बच्चों को डायग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में सारी चीजें समझा दूंगा। देखो एक्चुअल में बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जैसे ये मेरे पास एक सरफेस है, यहाँ पर लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी बात ये है कि ये देखो ये दो लाइट रेज आई, ठीक, इनको हमने इंसिडेंट लाइट रे बोला। इसके बाद ये दोनों लाइट रे ऑब्वियस सी बात है ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। इंसिडेंट लाइट रे पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हमें बताएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका हमने नाम दे दिया ए और बी, ए बी। रिफ्लेक्टेड लाइट रे पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हमने बोला ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। इसका नाम ए डैश बी डैश क्यों पड़ा, जैसे मान के चलो ये वेव फ्रंट यहां पर आया, ये जमीन से टकराया, इसके बाद क्या होगा, ये ए जो पार्ट है ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां मिलेगा, इसका नाम ए डैश हो गया। जो बी वाला पार्ट है ये तब तक नीचे पहुंचेगा, तब इसका नाम हो गया बी डैश। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये बी से बी डैश तक कितनी डिस्टेंस हो गई, तो बी से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो लाइट की स्पीड कितनी है, सी, क्योंकि मीडियम पूरा सेम है तो दोनों के लिए लाइट की स्पीड सी लेंगे। ए से ए डैश तक की वैल्यू कितनी हो गई, ए से ए डैश तक की वैल्यू हो गई सी इंटू टी, क्योंकि लाइट की स्पीड सेम है। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो याद रखिए एंगल जो होने वाले हैं इंसिडेंट और इस लाइन का जो एंगल होगा ये होगा एंगल आई, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये वाली लाइन का एंगल होगा एंगल आर। बस ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर जैसे लाइट रे के साथ एंगल दिखाना होता है तो ये एंगल आई दिखा देते हैं, ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे और इसके साथ एंगल हम बता देते हैं आर। ठीक है, इनमें भी कंफ्यूज मत होना। ठीक, देखो चलिए, तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं अब करना क्या होता है। अब आपको बस इतना सा काम करना है, जब आप वर्क करेंगे साइन आई में तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप आई वाला ट्राइंगल पकड़ लें, आई वाला, बस ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला आई के हिसाब से आई वाले ट्राइंगल के लिए बेस है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद आप आर वाला ट्राइंगल ढूंढेंगे, आर वाला, आर के हिसाब से आर वाले ट्राइंगल के लिए ये ट्राइंगल है आर वाला, तो ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। बस साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो हमने ए डैश की वैल्यू बताई, बी बी डैश की वैल्यू बताई, साइन आई की वैल्यू निकाली, साइन आर की वैल्यू निकाली। इसके बाद हमने क्या करा, साइन आई अपॉन साइन आर करा, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आई 1, क्योंकि सारी चीजें कैंसिल वैंसिल हो गई। इसके बाद साइन आई इज इक्वल टू साइन आर निकल के आया,
साइन एंगल अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, सिमिलरली साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं एक बार साइड में हो जा रहा हूं, आप इस पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देख लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लेना। देखिए अभी हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है यूजिंग हाइजन वेव थ्योरी। अभी मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम को आपको बना के बताऊंगा, उसके बाद आप इसमें आराम से वर्क कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि ये हमने एक इंटरफेस बना दिए, रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। इसके बाद दो लाइटें होंगी, ये दो लाइटें इस तरीके से आई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ करा ताकि हमें पता पड़ेगा कि लाइट रे को कहाँ बेंड करना है। अब रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है, आप सभी बच्चे समझते हैं कि ये लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहां पर हमने ड्रॉ करा, इन लाइट रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो हमें मिला इंसिडेंट वेव फ्रंट, और यहां पर हमने एंगल बना दिया आई। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया ए बी। इसी प्रकार से हमने ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ करा रिफ्रैक्टेड पर, तो यहां पर हमें एंगल आर मिल जाएगा और हम इस एंगल को प्रूव भी कर सकते हैं। ये एंगल आर हो गया, ठीक है, हम इस एंगल को प्रूव कर सकते हैं। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वर्क करना है। लेकिन वर्क करने से पहले क्या है, अगर मैं इस वाले के हिसाब से देखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा बेस, ये मेरे पास बनेगा परपेंडिकुलर, यहां पर ये बनेगा परपेंडिकुलर और यहां पे ये बनेगा बेस, और दोनों ही ट्राइंगल में ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो अगर मुझे यहां पे BB1 की जरूरत पड़ेगी, ये बी डैश, सॉरी, ये आपके पास ए डैश हो जाएगा और ये आपका बी डैश हो जाएगा। तो देखो ये जो ट्रैवल कर रही है लाइट, ये कर रही है V1 स्पीड से, क्योंकि ये रेयर मीडियम है। यहां पर मान लेते हैं ये ट्रैवल करेगी V2 स्पीड से, बस इतनी सी बात है। तो BB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BB1 डिस्टेंस है, या BB डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास V1 इंटू टी वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम, और ए डैश की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास V2 इंटू टी। बस अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इसमें वही साइन आई अपॉन साइन आर लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, साइन आई अपॉन साइन आर लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 अपॉन V2 साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आ जाएगी, और वेलोसिटीज का जो रेशियो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, और ये हमने स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। देखो अभी क्या होता है, ऐसे मान के चलो किसी मीडियम में, देखो पहले ये तो नहीं पता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो लाइट को समझने के लिए पहले मीडियम को ही हमने इमेजिन करा। तो जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, अब यहाँ पर ना एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं, एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं, तो ये सभी वेव क्या करेंगी, इस पार्टिकल पर अपना अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेंगी। तो इसके कारण से पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है और पार्टिकल नीचे भी जा सकता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी सबकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल यहां पर है, अब एक वेव इसको 4 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहती है और दूसरी वेव इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहती है, तो इस पार्टिकल की जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी ये ऊपर की साइड 9 सेंटीमीटर होगी। जबकि यहां पर मान के चलो ये पार्टिकल है, एक वेव इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहती है, 4 सेंटीमीटर दूसरी वेव नीचे ले जाना चाहती है, तो पार्टिकल की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर हुई। ऊपर की साइड 10 प्लस का, नीचे की साइड 4 माइनस का, लेकिन ये कहां है, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने ये कहा कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी कई सारे वेव्स के कारण, ये वेक्टर सम है डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ देम। हर एक वेव जो जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी उन सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर सम ये कहता है ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छा, अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद हमें समझना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का मीट करना। तो एक्चुअल में जब दो लाइट रेज सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी और नियरली सेम एम्पलीट्यूड वाली जो ट्रैवल करती हैं, और अगर वो इस प्रकार से मीट करती हैं कि दो लाइट रे का क्रेस्ट से क्रेस्ट मीट कर जाए या ट्रफ से ट्रफ मीट कर जाए, तो ऐसे इंटरफेरेंस को, लाइट के ऐसे मीटिंग को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज्यादा होती है, नई वेव जो बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों से भी ज्यादा बनेगा। क्लियर है, जबकि अगर किसी केस में क्रेस्ट से ट्रफ मीट कर जाए लाइट का, तो ऐसे केस में क्या होता है, क्रेस्ट से ट्रफ मीट करने पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के स्पेशल केसेस या कहीं हमने फॉर्मूले बना के रखे हैं। अभी हमें समझना है नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी है, एक होता है पाथ डिफरेंस और एक होता है फेज डिफरेंस। तो दो वेव्स के बीच में कितना पाथ और कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, वही डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनेगा। देखो एक कंप्लीट वेव की अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की या पाथ की, तो उसको हम बोलते हैं लैम्डा।
ठीक है। अगर आधी वेव की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे λ/2। ठीक, एक कंप्लीट साइकिल आप मुझे बताओ कितने डिग्री की होती है, तो आप जानते 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर हम उसी को रेडियन में बोलेंगे तो 2 पाई बोलेंगे। तो जब मैं डिस्टेंस को बता रहा हूं λ2, λ3, λ के फॉर्म में, तो वो पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, वो पाथ बताता है। और जब मैं ऐसे रेडियन बता रहा हूं तो वो फेज बताता है। तो यदि दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से है, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, है ना। तो इस तरह से होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, 0 का मतलब 0 पाई होगा, 1 लैम्डा का मतलब 2 पाई होगा, 2 लैम्डा का मतलब 4 पाई होगा, 3 लैम्डा का मतलब 6 पाई होगा। तो अगर फेज डिफरेंस कुछ इतना आ जाए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या फिर इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो बन जाएगा 2n पाई। तो ऐसे केस में हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना, n लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना, 2n पाई, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है। अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, आधा लैम्डा 1/2, 1.5 लैम्डा 3/2, 2.5 लैम्डा 5/2। तो इस प्रकार से पाथ डिफरेंस होता है। तो हमें मिलता है कितना, हमें मिलता है जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, और अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बनता है 2n+1 λ/2, और यहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, फेज डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो आधे लैम्डा को यानी आधी साइकिल को पाई। ठीक, 3/2 को हमने चलो 3 को 3 लिखा, λ/2 को हम लिखते हैं पाई, तो 3 पाई हो गया। इस प्रकार से फेज डिफरेंस का फॉर्मूला भी बन गया 2n+1 पाई, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर। तो ये दोनों की नेसेसरी कंडीशन आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें समझना है कि जब दो लाइट रे मीट करती है ना, तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ये 0 से लेकर के 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी तक जा सकती है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए भी आपसे कहा जाता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये I1 + I2 + 2√I1√I2 × cos phi। ठीक है, अगर दो वेव्स जो आ रही हैं, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो फॉर्मूला कुछ ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप ये समझिए, यदि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर वो पाई है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ऐसे केस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 मिलेगी। यदि दो वेव्स जो मीट करने आ रही हैं, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस अगर वो 0 है तो इस फॉर्मूले से आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i मिलेगी। तो यहां से ये चीज प्रूव होती है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 से लेकर के 4i तक वेरी करती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फॉर्मूले से। नेक्स्ट हमें जो समझना है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें बस इतनी बात याद रखनी है कि डेरिवेशन जो है इसका फ्रिंज विड्थ का ये हटा हुआ है, सीबीएसई से भी डिलीटेड है और एमपी बोर्ड से भी डिलीटेड है। ठीक है, आप सभी अपने बोर्ड में एक बार देखिए, बस इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। तो यंग ने क्या करा, एक लाइट का सोर्स लिया गया, इस सोर्स को एक स्क्रीन पर जो है, या कहूं कि एक सामने स्क्रीन पर दो छोटे छोटे से होल्स कर लिए, दो छोटे छोटे स्लिट्स बना लिए। ठीक है, अब इन स्लिट से लाइट कुछ आगे ट्रैवल करती है। जब ये लाइट आगे ट्रैवल करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइट कहीं ना कहीं जाकर के मीट करेंगी। तो सामने की स्क्रीन थी, स्क्रीन पर लाइट मीट करी तो देखा गया, यंग ने ये देखा कि भाई स्क्रीन पर कहीं पर बन रही है ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट पट्टी, है ना, और कहीं पर बन रही है डार्क। और ये जो ब्राइट और डार्क का जो पैटर्न है ये कुछ इस प्रकार से है कि एक ब्राइट के बाद एक डार्क फ्रिंज है, एक डार्क के बाद एक ब्राइट फ्रिंज है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर ये पाया गया कि ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है ये क्यों बन रही होगी कि लाइट के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा होगा, और डार्क फ्रिंज क्यों बन रही होगी कि लाइट के क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा होगा। क्लियर है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पर लाइट का कंजर्वेशन नेचर देखने को मिला। क्यों सर, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये जो फ्रिंज है ये ब्राइट है, मतलब एक्स्ट्रा ब्राइट है, और ये डार्क है। सर ये कैसे हुआ, तो यहां पर जो रोशनी थी वो रोशनी यहां पर जाकर के रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसी को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। क्लियर है। ठीक, तो मतलब यही जो एनर्जी थी वो यहां पहुंच गई, अलग से यहां पर एनर्जी नहीं आई, तो इसी को हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ अभी आपको एक चीज याद रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जो डार्क फ्रिंज की जो विड्थ है वही विड्थ जो है ब्राइट फ्रिंज की, जितनी थिक डार्क फ्रिंज उतनी थिक ब्राइट फ्रिंज। और हमने दोनों
फ्रिंजेस की जो विड्थ निकाली उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट करा और फॉर्मूला आया बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां पर कैपिटल डी है ये जो आप देख रहे हो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल डी है दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि यदि आप यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को, इस पूरे सेटअप को यदि किसी मीडियम में इमर्स करा दें, डुबा दें, तो नई फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। तो देखो एक्चुअल में जब आप किसी मीडियम को मतलब इस एपरेटस को किसी मीडियम में डुबा देते हैं तो वेवलेंथ जो होती है ये म्यू टाइम्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स घट जाती है। तो इस प्रकार से जो फ्रिंज की विड्थ होगी ये भी म्यू टाइम्स घट जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे और बस यही आपको इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए और ये जो रिजल्ट पाने के लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि लाइट का जो कलर है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दो लाइट जो जा रही है सेम फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड वाली होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों की, और जो लाइट के जो सोर्सेज हैं ये एकदम स्लिट्स जो है ये एकदम थिन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि भाई जो सोर्सेज हैं लाइट के, ये जो S1 और S2 जो सोर्स हैं ये कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है ऐसे सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट करें और इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, अगर है तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी दो अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि कभी भी दो अलग अलग सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट नहीं करते। ठीक है, ये बस आप याद रखो, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, करोड़ों एटम है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब के ट्रांजिशन से जो है एनर्जी या कहीं लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती दो लाइट वेव्स की। इसलिए दो सोर्सेज कभी भी अलग अलग कोहेरेंट नहीं होते। इसीलिए यंग ने क्या करा कि एक सिंगल सोर्स की लाइट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी समझिए डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास ये सामने एक दीवार है और उस दीवार में एक छोटा सा होल है। अब यहां से लाइट आ रही है तो सोचो कि अगर ओपनिंग इतनी है तो लाइट भी बस यहीं पर रोशनी करनी चाहिए, नीचे तो अंधेरा या डार्कनेस या शेडो होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाइट जो है ये लाइट यहां तक उजाला कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पर शेडो होनी चाहिए थी यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी ब्राइटनेस, यहां पे भी उजाला हो गया। दैट मींस लाइट सीधी नहीं आई, लाइट इस बार ये जो एजेस से, किनारे से बेंड हो गई। तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर सुनेंगे, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट शार्प एजेस या कॉर्नर से बेंड होकर के ज्योमेट्रिकल शेडो वाले रीजन में एंटर कर जाती है। ठीक है, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप समझिए कि जो डिफ्रैक्शन फेनोमेना है हम डेली लाइफ में कब आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है कि जब लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ का साइज, लाइट की वेवलेंथ का साइज और ओपनिंग या ऑब्स्टेकल का साइज दोनों मिलते जुलते या बराबर हैं, तो ही जो है डिफ्रैक्शन फेनोमेना मोर इफेक्टिवली देख सकते हैं। मतलब लाइट का वेवलेंथ का साइज 10 टू द पावर -7 मीटर के अप्रॉक्स है और ऑब्स्ट्रक्शन का साइज भी अगर इतना ही होगा तो डिफ्रैक्शन में इजीली नोटिस होगा। अच्छा, इस डिफ्रैक्शन फेनोमेना में हम क्या देखते हैं कि बीच में तो हमें एकदम बड़ा सा ब्राइट घेरा मिल गया, इसको हमने बोला सेंट्रल मैक्सिमा, और इस बड़े से ब्राइट जो है फ्रिंज के आसपास हमें यहां पर साइड में देखने को मिलती हैं छोटी छोटी सी डार्क जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंज, जिनकी इंटेंसिटी आगे बढ़ते ही घट रही होती है। मतलब आसपास मिलती हैं डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वाली फ्रिंज, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई जैसे डिफ्रैक्शन वाले फेनोमेना में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और आसपास जो इंटेंसिटी है वो घट रही है। तो ये हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी है ये सभी फ्रिंजेस की सेम रहती है, तो इसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हमने किसकी कंडीशन लिखी है, यहां पर हमने कंडीशन लिखी है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव की नेसेसरी कंडीशंस की वैल्यू। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑल्दो इसका डेरिवेशन आपको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि रे ऑप्टिक्स का वन शॉट भी जल्दी से आए तो कमेंट सेक्शन में बस मुझे इतना लिख के बताओ सर रे ऑप्टिक्स लेकर के आओ, हम देखेंगे जरूर। ठीक है, इस वीडियो के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, जो आप कहेंगे वही होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।